औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उसको कोई और नाम नहीं दूंगा। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ नुकात नवाज़ शरीफ साहब ने और ज़रदारी साहब ने उठाए। मैं बसात एहतराम इन दोनों पार्टियों के जो कायद हैं सो कॉल्ड, इनको कुछ जवाबात देना चाहता हूँ और मैं वो ज़बान इस्तेमाल नहीं करूँगा जो शहबाज शरीफ इस्तेमाल करते थे, चीरने फाड़ने वाली। सपोज़ पहली बात कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा, उनके ये अल्फाज थे कि OIC को मजबूत किया जाए। मेरा सवाल है कि OIC को बेतौकीर करने में नून लीग ने कितना किरदार अदा किया, ये सब जानते हैं। जिसके पास अपना वज़ीर ख़ारजा नहीं था पिछले दौरे हुकूमत में और उससे पहले उदवार में भी, वो हमें कह रहे हैं कि हम फॉरेन पॉलिसी में नाकाम हो गए। वो शख्स हमें कह रहा है कि हमने कश्मीर का मसला नहीं उठाया सही तरह, जिसका फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं था और जिसने रा के एजेंट का कभी नाम नहीं लिया अपने दौरे हुकूमत में, और वो इमरान खान के बारे में ये कह रहा है। वो इमरान खान के बारे में ये बात कर रहा है कि इमरान खान जो कि कश्मीर का सफ़ीर बना, जिसने UNO में कश्मीर का दबंग अंदाज में अपना सफ़ीर बन के उसका किरदार अदा किया, और नवाज शरीफ अपनी UN की स्पीचेस जो वो पर्चियां ले लेके पढ़ता था, उसमें उसने कभी उस कुलभूषण का नाम लिया या कभी उसने भारत के खिलाफ कोई बात की, क्योंकि जंदाल के साथ उसका क्या था, उसका कारोबार था। मोदी की मां को साड़ियां इमरान खान बेचता था। क्या इमरान खान ने मोदी की मां को साड़ियां भेजी थी, जिसके बारे में कहते हैं कि इंडिया में मोदी के बारे में हमने कहा जी कि मोदी को जीतना चाहिए। वो भी इमरान खान की एक ट्रिक थी कि मोदी को, ताकि वो इलेक्शन से पहले ये ऐसी बात की इमरान खान ने ताकि शायद इस तरह से मोदी को वोट ना मिले। वो तो एक सियासी चाल थी। और तुम जो जंदाल के यार, आप लोग कहते हो कि हमने गद्दार हैं और फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाई, हम गद्दार हैं। मुझे ये बताओ, ये इलेक्टेड वज़राए आज़म वो पीपल पार्टी के हों, क्या जंदाल के साथ जो रिश्ते थे या सिखों की लिस्टें क्या इमरान खान ने दी थी या बेनज़ीर ने दी थी? जो जरदारी हमें ये कह रहा है, हमें भाषण दे रहा है कि हमें पता नहीं है, क्या बेनज़ीर के दौर में वो सिखों की लिस्टें नहीं दी गई? क्या मोदी के साथ और उससे पहले वाजपेयी के साथ जो पींगे अड़ाई गई, मोहब्बत की पींगे, और कश्मीर के काज को पीछे छोड़ा गया, वो इमरान खान ने किया या इन जरदारियों, इन पीपल पार्टी वालों ने और नून लीग वालों ने किया? मेरा एक सवाल, तो इसका जवाब मुझे चाहिए और मुझे जवाब देना होगा। इन्होंने हमें कहा गया कि इमरान खान ने टैक्स दिया है जी 2 लाख कुछ, उसने 2 लाख कुछ टैक्स दिया। जरा तुम अपना बताओ, जो कि भाटी गेट से जिसकी कारोबार शुरू हुआ और आज उसका कारोबार मेफेयर तक पहुंच गया, उसके मालात पहुंच गए, और दूसरे के पेरिस के अंदर सरे माले इनके कारोबार है। तो नवाज शरीफ तुम बताओ, 15 में तुमने कितना टैक्स दिया? 84,000। इमरान खान ने तो 2 लाख से ज्यादा टैक्स दिया, तुमने 84,000 दिया। तो ये बताओ, ये मालात, जो रायवंड के मालात, ये मेफर के फ्लैट्स और जो छुपी और दौलतें हैं, उनके सिर्फ 84,000 टैक्स बनता था। शर्म करो, कुछ हया करो। जो आसफ तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में कहता था, मैं तुम्हें कहता हूं थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो। कुछ और बातें भी हैं जिनके बारे में मैं कहूंगा। अलीमा खान के बारे में कहा गया, और कहा गया कि ये जो हमारा बनी गाला का है, इसका हिसाब करो। एक एक पाई का हिसाब दिया इमरान खान ने। अलीमा खान ने पूरी की पूरी मनी ट्रेल पेश की। तुम क्या लेके आए? कतरी खत। तुम क्या लेके आए कि मेरी तो क्या, मेरे मेरे बहन भाइयों की और मेरे बाप दादा की इधर कोई मेरे नाम पे कोई जायदाद नहीं है, ये लेके आए? तुम क्या लेके आए? एक छोटा सा नैब के लिए परवाना। नैब के बारे में कहते हैं कि नैब को बेतौकीर कर दिया बड़ी बड़ी अदालतों ने भी, बड़ी बड़ी अदालतों ने भी। नवाज शरीफ साहब, कौन सी बड़ी अदालत? जिसमें 99 में आपने हमले किए थे, वो वाली बड़ी अदालत? या वो अदालत जहां पे जज से आप, अब्दुल कयूम साहब से आप केस लिखवाते थे हाई कोर्ट के, ये वो वाली अदालत? और आज भी मैं कोर्टों से, खासकर बड़ी अदालतों से ये कहूंगा, आज भी उन बड़ी अदालतों को रहमो करम पे हो तुम,
वरना आम मुजरमों जैसा सलूक तुम्हारे साथ ये बड़ी अदालतें नहीं कर रही। आज भी तुम अगर पहुंचे हुए हो बाहर तो इन बड़ी अदालतों की वजह से पहुंचे हुए हो। और नैब का चेयरमैन मैंने लगवाया, इमरान खान ने लगवाया या तुमने लगवाया? क्या उससे अमल करवाना तुम्हारा काम था? नैब के कानून में सुकून था तो 5 साल तुम क्या करते रहे? ये सारी चीजें बड़ी फट याद करने शुरू कर देते हैं। और इक़्तिदार, अगली बात की गई कि मीडिया पाकिस्तान में, वहां पे तुम बात करते हो कि हम लोग मुहब्बे वतन हैं, जहां नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हो आप, जहां पे आपकी बातें, आपकी करतूत इंडिया और अफगानिस्तान के लिए अच्छे शगुन हो। आप हमारे रियासती अदारों पे जहां पे तनकीद करें, और उस वक्त 5th जनरेशन वार जारी है। उस 5th जनरेशन वार में नून लीग और पीपल पार्टी इंडिया के एजेंट के तौर पे काम कर रही हैं। ये 5th जनरेशन वार का हिस्सा था। और उस 5th जनरेशन वार में ये 2 बड़े आलाकार पार्टियां, जिनको मैं गद्दार मुल्क कहूंगा, कि वो 5th जनरेशन वार में हमारे मुल्की अदारों के खिलाफ जो बातें कर रही हैं, ये उस 5th जनरेशन वार का हिस्सा हैं। और ये इस वक्त राह की बोली बोल रहे हैं, राह की बोली बोल रहे हैं। इसी वजह से बात करते हैं जी कि हमने आरटीएस बंद हो गया 2018 के इलेक्शन में। आरटीएस बंद हुआ, वो तो एक सिस्टम था। तुमने जब 2013 का इलेक्शन हुआ नवाज शरीफ, तो तुमने आधे रिजल्ट आने के बाद विक्ट्री स्पीच क्यों की? तुम किसको मैसेज दे रहे थे कि मैं आज सिंपल अक्सरियत नहीं मानूंगा? ये बातें तुम क्यों कर रहे थे उस वक्त? उस स्पीच में तुमने बात की कि मैं सादा अक्सरियत नहीं मानूंगा। ये बात तुम किसको बता रहे थे? और आज तुम भाषण दे रहे हो शफाफ इलेक्शन का। शर्म करो, हया करो। कोई थोड़ा सा महंगाई की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। आपने देखा होगा 2 साल में इमरान खान को जैसी मैशियत मिली, जिस तरह की मैशियत हमें मिली, उसमें फिर भी हम सरवाइव कर गए। और मैं अपने लोगों को ये यकीन दिलाता हूं कि अगले 1 साल के अंदर ये महंगाई का तूफान थमेगा। जो इनके बिठाए हुए लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह पे, वो लोग इमरान खान को चलने में रोक रहे हैं। इसी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम हो, लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत नाकाम नहीं होगी, ये लोग नाकाम होंगे और इंशाल्लाह नाकाम होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे वहां पे कि हमारी लड़ाई इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है, इमरान से नहीं है। तो मेरा सादा सा मासूमाना सा सवाल है, 85 में जिसे तुमने लाया, जो तुम्हें लाया, 88 में जो तुम्हें लाया, 90 में जो तुम्हें लाया, इमरान खान तो अवाम के लाए हुए वोटों से बना। इमरान खान को तो अवाम ने लाया। क्या तुम पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ हो? क्या तुम्हें पाकिस्तान के अवाम का फिक्र है? वाकई तुम्हें फिक्र नहीं है। नून लीग के दोस्तों से सिर्फ इतनी बात करूंगा, थोड़ा सा दिमाग से सोचो, थोड़ा सा दिमाग से सोचो। ये वही शख्स है जिसने सऊदीया जाते हुए कहा था मेरा कोई मायदा नहीं हुआ, झूठ बोल के गया। ये अपने आप को सादिक और अमीन कहता है, झूठ बोल के गया अपने नून लीग के कारकुनों से। तो वही कतरी शहजादा आया, इसने मायदा दिखाया। तो आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? आज फिर ये मुल्क से भाग गया। जब भी इस पे जरा सी मुश्किल पड़ती है ये भाग जाता है, और फिर जब मुल्क में थोड़ा सा हालात ठीक होते हैं लीडर बन के आ जाता है, और हमारे जैसे सादा लोग इसके लिए नारे लगाते हैं। सोचो मेरे नून लीग के वर्करों, सोचो इस बात पे। क्या इसने कतरी झूठ का माहिदे के बारे में बात नहीं की? कोई माहिदा नहीं था। तो तुम लोग क्यों नहीं सोच रहे? अब भी ये गया है, ये शायद अल्लाह ना करे इस कौम पे ये मुसल्लत हो, ये फिर आ जाएगा। जब आएगा तो क्या तुम फूल की पत्तियां निछावर करोगे झूठे पे, जिसकी बीमारी हट्टा कट्टा है ये, और बीमार बन के इधर से भागा। मैं कहता हूं ऐसे वर्करों को सोचना चाहिए, ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। अगली गल और एक और बात की गई कि अदालतों को कहा गया कि मसलियत छोड़कर फैसले करें। मुशर्रफ का हवाला दिया गया। हाय हाय, ये कह रहे हैं, ये कहा गया कि मसलियत छोड़कर फैसले करें। बड़े अफसोस की बात है। ये कौन कह रहा है? नवाज शरीफ कह रहा है। इसी मसलियत के सदके तो तुम आज लंदन की ठंडी हवाओं में बैठे हुए हो। अगर अदालतें मसलियत छोड़ देती तो शायद इस मुल्क में तुम्हें कई दफा फांसी हो चुकी होती। अदालतें मसलियत छोड़ती
तो आज कई बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर गल सड़ रहे होते, अदालतें मसले छोड़ती तो एक मुजरम आज बाहर न बैठा होता, हजारों मुजरमों की तरह वो अदालत में होता। लेकिन तुम कह रहे हो जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी मर्जी का फैसला नहीं किया तो हमला किया। तुम कह रहे हो जिसने जस्टिस कयूम को अपनी मर्जी के फैसलों के लिए आगाह किया, आज वो कह रहा है। और मुशर्रफ के बारे में कह रहे किसके दौर में वो बाहर गया? सवाल है मेरा, तुम्हारे दौर में बाहर गया। किसने उसको बाहर भेजा? किसकी हुकूमत थी? किसके दौर में वो बातें हो रही थी? तुम्हें अब ख्याल आया जब तुम अपोजिशन में हो? उस वक्त क्यों नहीं रोका? आज तुम लीडर बन के सोच रहे हो। और जरदारी साहब, हाय रे जरदारी साहब, आपने कहा 18वीं तरमीम, इस 18वीं तरमीम 73 का आइन, ये सुन सुन के कान पक गए इस कौम के। इस 18वीं तरमीम ने अवाम को कुछ नहीं दिया, सिर्फ तुम्हें सिंध दे दिया। बस ये काम किया, तुम्हें सिंध दे दिया। इस सिंध के सदके तुम जी रहे हो। और बिलावल के क्या कहने, जो अपनी उर्दू अभी तक ठीक नहीं कर सका, जिसका बारिश आता है तो पानी आता है, वो कराची को नहीं संभाल सका। ऐसा बच्चा मुल्क को कैसे संभालेगा जी? और मैं नवाज शरीफ की इसी बात पे खत्म करूंगा कि आखिर कब तक मेरे मुल्क के अवाम, मेरे मुल्क के लोगों, आखिर कब तक ये जो सरे महल वाले हैं, ये मेफर फ्लैट्स वाले हैं, आखिर कब तक इनकी झूठी बातों पे आप कान धरते रहेंगे? और सच्चे लोगों को आप सिर्फ वक्ती तकलीफ की वजह से उनको आप पीछे छोड़ेंगे? आखिर कब तक आप उन लोगों के जो झूठी कस्में खा के यहां से जाते हैं उनको आप अपना लीडर मानते रहेंगे? आखिर कब तक आप इन करप्ट लोगों को, जिनके सरे महल हैं, जिनकी लामहदूद शुगर मिले हैं, जिनकी लामहदूद कारोबार हैं, आखिर कब तक आप इनके जानसे में आएंगे? किसी ने भट्टों को जिंदा रखा हुआ है और किसी ने 73 के आइन के तनाजुर में बातें कर रहा है। मैं एक बात करना भूल गया, मैं अपने मौलाना साहब के हवाले से मैं सिर्फ उसके इतना कहूंगा, पहले अपने बेटे को तो असेंबली से इस्तीफा दिलाओ यार, बाकियों से इस्तीफे बाद में लेना। और एक छोटा सा सवाल है कि जब लाल मस्जिद का वाकया हो रहा था तो मौलाना साहब आप उस वक्त किसके साथ खड़े थे? किस तरफ खड़े थे? उन तुलबा के साथ खड़े थे या हुकूमत के ईवानों के साथ खड़े थे? आखिर कब तक आप इन 3 बड़े डाकुओं के नरगे में रहेंगे? मेरे पाकिस्तान के लोगों, खुदारा इनको समझो, इनकी चिपटी लिपटी बातों में ना आना। इमरान खान सीधा सा आदमी है, सीधी सीधी बात करता है जो दिल में है, लेकिन ये मसालेदार लक्षण आप इनके आखिर कब तक सुनोगे? अगर हो सके तो इन बातों को समझना है। मैं आखिर में डेली फास्ट न्यूज़ के नुमाइंदे का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी ये बातें आप तक पहुँचाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि PTI का वर्कर इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़ा होगा। जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में जीना लाजम है।